बताए किसको अपने चाक दामनी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पैराहन की बात करते हैं। मनोज झा ने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि शूट द मैसेंजर, तो ये बिल्कुल सही है कि संदेश वाहक को ही गोली मार दो। इतने तो मुसलमान हैं कि लिंचिंग में मारे जाएं, लेकिन दिक्कत यह है सबसे बड़ी कि बोलना है। आज मुसलमान उस राजनीति का सामना कर रहा है कि जहां पर उसकी पुलिस की कस्टडी में भी अगर मौत हो जाए तो उसकी लाश पर राजनीति करने के लिए कोई नेता नहीं पहुंच पाता है। कि मुस्लिम पत्रकार पर कोई कार्रवाई होती है तो ये उसके समर्थन में भी बयान जारी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई त्रिवेदी, शर्मा, वर्मा या कोई अग्रवाल पर अगर कोई छोटी सी भी अगर खरोच आ जाती है तो एक चीफ मिनिस्टर जो है मिलने के लिए अस्पताल में जाता है। तो अफसोस होता है कि हम इस मुल्क में विपक्ष के द्वारा भी हम भेदभाव का शिकार है। शामली पुलिस की तरफ से जो मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, मेरे खिलाफ और 5 अन्य साथियों के खिलाफ, वो बहुत ही हास्यास्पद है, हंसने वाली है, मजाक बनाने वाली है और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अफसोस करने वाली भी है। उसकी वजह यह है कि वो एफआईआर किसी एक आम नागरिक पर नहीं हुई है। वो एफआईआर एक लोकतंत्र का चौथे पिलर का हिस्सा कहे जाने वाले एक जर्नलिस्ट पर हुई है। और यहाँ पर मैं खुद को ही मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किसी भी जर्नलिस्ट पर जब एफआईआर होती है तो उसके लिए दुखी होना चाहिए, क्योंकि जो भारत है, जो हमारा देश है, ये विश्व में जो अपनी पहचान रखता है, विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। लेकिन जब लोकतंत्र का ही हिस्सा जो मीडिया है उस पर एफआईआर होगी तो इससे हमारे देश के लोकतंत्र की कहीं ना कहीं मजाक बनती है। तो ये मजाक बनाने वाली है, ये हमारे देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाने वाली एफआईआर है। देखिए, 2017 में मुझे अरेस्ट किया गया था, मुजफ्फरनगर की पुलिस ने किया था। और उसकी वजह ये रही थी कि मेरे जो फेसबुक के पोस्ट थे उनमें जो नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी योगी आदित्यनाथ ने, उनकी कुछ आलोचनाएं थी, उसमें कुछ सवाल थे, कुछ कोर्ट के फैसलों पर कुछ टिप्पणियां थी जिनको पुलिस ने आधार बनाते हुए अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जेल में रखा। और जेल में रखने के बाद मुझ पर सेडिशन लगाया। खैर 42 डेज बाद मुझे मुजफ्फरनगर की जेल से रिहाई मिली। उसके बाद मैंने अपनी पत्रकारिता के फील्ड में कदम रखा। फिर 2020 में एक मेरे पत्रकारिता की ही वजह से मुझ पर निशाना पर लिया गया, मुझे निशाने पर लिया गया, टारगेट किया गया। 2020 में मेरा जो होम टाउन है मेरठ ज़िले में, वहाँ पर कोई अननोन में एक एफआईआर दर्ज थी जिसका पुलिस को कोई एक्यूज्ड, कोई आरोपी, कोई मुलजिम नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही लॉकडाउन लगने के कारण मैं दिल्ली से अपने गांव पहुंचा तो वहाँ पर कुछ लोकल बीजेपी के नेताओं ने पुलिस पर दबाव बना के या कहा जाए तो मतलब आदेश देकर मुझे उस अज्ञात एफआईआर में, जो कि काउ स्लॉटर के एक्ट में वो एफआईआर अननोन में दर्ज थी, उस एफआईआर में मुझको आरोपी बनाकर पुलिस ने बिना पूछताछ के जेल में रखा, जिसकी वजह से मुझे 16 दिन तक मेरठ की जेल में रहना पड़ा था। और जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मुझ पर गुंडा एक्ट लगाया गया, यानी कि गुंडा घोषित कर दिया गया। और उसमें गुंडा घोषित करने का रीज़न ये था कि जाकिर से इलाके के लोग कांपते हैं, डरते हैं। इसका समाज में, मोहल्ले में, गांव में, इलाके में इतना खौफ है कि लोग इसके सामने गवाही देने से और इसके सामने बोलने तक से भी डरते हैं। ये पुलिस ने गुंडा घोषित करने से पहले ही रीज़न में लिखा था। खैर वो डर रहे थे उसी कलम से जो लिख रही थी, जो आजमगढ़ में जो जियाउद्दीन की जो पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर जो सवाल उठाए थे, या आपके अंबेडकर नगर में जो पुलिस कस्टडी में लोग मारे गए थे, और भी ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो पुलिस की कस्टडी में लोग मारे जा रहे थे, मैं उस पर लगातार काम कर रहा था, सोशल मीडिया पर ला रहा था। उसको लेकर मुझे निशाना बनाया जा रहा था और इसीलिए उनकी नज़र में मैं गुंडा घोषित हो गया था। और 2022 के दिसंबर में मेरठ की एसडीएम की कोर्ट ने मुझे 6 महीने के लिए मेरठ जिले से जिला बदर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया, यानी कि मैं 6 महीने तक अपने मेरठ जिले में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। लेकिन अब फिर से जो है चौथी बार और 5वीं बार या कहा जाए, मुझे फिर से जो है निशाने पर लिया गया है। और इसमें जो खबर है, जो सूत्र जो अन्य साथियों के बताते हैं, वो यही बताते हैं कि यह एफआईआर पुलिस ने नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा दबाव था, पॉलिटिकल दबाव था। और उसका रीज़न ये था कि हाल ही में जब से मोदी जी ने तीसरे टर्म को पूरा करने के लिए जो शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद से मोदी जी के इस कार्यकाल में मुसलमानों पर लिंचिंग के मामले, हेट क्राइम्स के मामले, उनके खिलाफ फर्जी कार्रवाई के मामले बढ़ते जा रहे थे, उनमें बढ़ोतरी हो रही थी। और हर जिले से रोजाना, कभी बुलंदशहर देखिए, कभी मुरादाबाद देखिए, कभी आप मुजफ्फरनगर देखिए, कभी शामली देखिए, हर रोज किसी न किसी जिले से एक खबर, 2 खबर, 3 खबर आ ही रही थी। छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को पुलिस के सामने ही जो मतलब पीट पीट कर मार दिया गया। तो इन पर हम सवाल उठा रहे थे, हेट क्राइम्स को हम रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमें भी शक था कि इस बार कहीं ना कहीं जल्दी से यह कोई निशाने पर लेने के लिए, टारगेट करने के लिए, लिंचिंग के मामलों को छुपाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और हुआ ये कि 6 जुलाई
को 1:28 पे यानी कि रात में, आधी रात में शामली के थाना भवन पुलिस स्टेशन ने मेरे खिलाफ और हमारे 5 अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। देखिए, जो विपक्षी दल हैं, जहाँ तक मैं उनको समझता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है, मेरा ही नहीं, एक इस देश का जो वोट बैंक बनकर रह गया मुसलमान, हर मुसलमान का तजुर्बा है। आज एक मुसलमान व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा है कि जहाँ पर उसकी मौत के बाद भी कोई नेता उसकी लाश पर राजनीति करने के लिए नहीं आता है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या ही होगा कि एक मुसलमान जो उस स्थिति का सामना कर रहा हो कि आज उसके लाश पर राजनीति करने वाले भी नेता इस मुल्क में नहीं रहे हैं। तो ये हमने इस चीज़ को फेस किया, हमने देखा। और भी हमारे बहुत काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो, लेकिन वो मुस्लिम होने की वजह से उन पर ईडीआई की कार्रवाई हुई, उन पर उनको एयरपोर्ट पर रोका गया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाने से उनको रोका गया, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल की गई। वो सीनियर जर्नलिस्ट है, इंडिया के वरिष्ठ जर्नलिस्ट कहलाए जाते हैं, दुनिया के टॉप 10 जर्नलिस्ट में से उनका एक नाम आता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन के जो प्रेसिडेंट हैं, चाहे उसमें आप कहिएगा राहुल गांधी हो, चाहे उसमें कहिएगा आप अखिलेश यादव हो, चाहे आप कहिएगा कि तेजस्वी यादव हो, या चाहे आप कहिएगा उद्धव ठाकरे हो, चाहे आप कहिएगा कि हेमंत सोरेन हो, चाहे आप कहिएगा आम आदमी पार्टी हो, किसी की तरफ से जो है कोई बड़े लीडर का जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। और इस चीज़ का हमें अफसोस है, और अफसोस करने के साथ साथ हम उसके लिए जो जिम्मेदार ठहराते हैं वो अपने मुस्लिम लीडरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि वो आज सत्ता के साथ में तो नहीं है, लेकिन अगर वो अपोजिशन का हिस्सा भी हैं तो वो इसलिए उनकी चापलूसी में एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी तकलीफें हैं, थोड़ा दर्द है। उसके बावजूद भी कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद मनोज झा ने हमारे समर्थन में बयान जारी किया। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर और वर्तमान में राज्यसभा के एमपी हैं, उनकी तरफ से एक बेहद अच्छा स्टेटमेंट हमारे समर्थन में आया। किशनगंज के एमपी जावेद अली साहब का, मोहम्मद जावेद साहब का स्टेटमेंट हमारे समर्थन में आया। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, कुंवर दानिश अली साहब, और आपके यहाँ तक कि आरजेडी के मनोज झा साहब का भी स्टेटमेंट आया। लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो हमारे समर्थन में जो बयान आए हैं, या इन्होंने जो हमारा समर्थन किया है, वो शायद इसलिए क्या है कि इनसे हमारे ताल्लुकात थोड़े अच्छे हैं। लेकिन जैसा पिछली बार हम जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिले थे, और राहुल गांधी ने कहा था, मुझसे खुद कहा था, वो वीडियो सभी ने देखी, सभी ने वो वीडियो इस टाइम पर भी चलाई है और पहले भी वो सभी ने देखी थी, कि राहुल गांधी से जब मैंने यही शिकायत की थी कि आप दूसरे पत्रकारों के मामले में बोलते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों पर कोई हमला होता है तो आप उस पर नहीं बोलते हैं, आप मुसलमान पत्रकारों पर जब कोई कार्रवाई होती है तो आप उस पर नहीं बोलते हैं। तो राहुल गांधी जी ने मुझसे उसमें जो है वादा किया था, और उस गलती को अपनी को कबूल करते हुए कहा था कि हाँ, ये सही बात है, हम कहीं पर स्टेटमेंट दे देते हैं, कहीं पर नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ सूचनाएं हमारी टीम से छूट जाती हैं जो हम तक नहीं आ पाती है, और हम इसमें सुधार करेंगे। हम बोलना चाहते हैं आपके समर्थन में, हम इस सुधार करना चाहते हैं ताकि आपको कल परेशानी हो और आप हमारी टीम के माध्यम से हम तक खबर पहुंचाए कि देखिए भैया, हमको परेशान किया जा रहा है और हम आपकी मदद कर सके। हम नहीं करते, बट एक्चुअली सही बात है। बट इसमें एक और चीज है, काफी केसेस में हमारे तक इंफॉर्मेशन ही नहीं आती, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए जहां आप हमें इंफॉर्मेशन दे पाओ, क्योंकि हमारा अटेंशन भी मतलब आपके यहाँ शायद ना आए, तो आपके पास एक साधन होना चाहिए जिससे आप कहो भैया देखो मुझे तंग कर रहे हो, फिर हम आपकी मदद कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करना चाहते हैं। तो ये राहुल गांधी जी ने वादा किया था। आज जो ये खबर है वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है, इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कवरेज किया है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे समर्थन में बयान जारी किए गए हैं, यहाँ तक कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट भी हमारे समर्थन में बोल रहा है, विदेशी मीडिया हाउस ने इसको कवरेज दिया है। तो लगता है कि राहुल गांधी तक शायद ये अभी तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाई होंगी, वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैंने सारी सूचनाएं उनके व्हाट्सएप पर भी मैंने उनको भेजी हुई है, उनकी टीम के लोगों को भी मैंने भेजी हुई है। तो अगर वो ये कहकर अपना पीछा छुड़ाना चाहेंगे कि ये सूचना हमसे छूट गई थी, तो ये गलत है। ये इन्फॉर्मेशन हमने उनके ऑफिस तक पहुंचाई कि हमारे पास है, हमारे साथ एफआईआर हुई है, सिर्फ एक मामले को लिंचिंग लिखने की वजह से हम पर एफआईआर हुई है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते और पार्टी के जो है लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी और खड़गे जी की तरफ से या अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान हमारे समर्थन में नहीं आता है। इस पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि दिखाए किसको अपने, बताए किसको अपने चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पैराहन की बात करते हैं। आज मुसलमान उस राजनीति का सामना कर रहा है कि जहाँ पर उसकी पुलिस की कस्टडी में भी अगर मौत हो जाए तो उसकी लाश पर राजनीति करने के लिए कोई नेता नहीं पहुँच पाता है। अगर किसी मुसलमान की एक फर्जी एनकाउंटर में मौत हो जाए
तो कोई नेता उसकी लाश पर जो है राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां तक सेकने के लिए नहीं जाता है। अगर किसी मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए तो कोई भी नेता या नेत्री उनके घर पर उनको ढांढस बंधाने, उनको सांत्वना देने या उनको हम मदद करेंगे ये कहने के लिए उनके घर पर नहीं जाता। यानी कि राजनीतिक रोटियां जो नेता जो सेकते हैं वो मुस्लिमों की लाशों पर रोटियां सेकनी भी इन लोगों ने बंद कर दिया। मुस्लिम पत्रकार पर कोई कार्रवाई होती है तो ये उसके समर्थन में भी बयान जारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई त्रिवेदी, शर्मा, वर्मा या कोई अग्रवाल पर अगर कोई छोटी सी भी अगर खरोच आ जाती है तो एक चीफ मिनिस्टर जो है मिलने के लिए अस्पताल में जाता है, एक एक्स चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए राहुल गांधी भेजते हैं। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी तमाम पार्टियों के प्रेसिडेंट की तरफ से उनके समर्थन में बयान आते हैं। तो अफसोस होता है कि हम इस मुल्क में विपक्ष के द्वारा भी हम भेदभाव का शिकार हैं। देखिए, मैं इस पर इसलिए मोहर लगा सकता हूं कि मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है या निशाने पर लिया जा रहा है या बार बार कार्रवाई की जा रही है, रिपीटेडली हमको जो है एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं इसलिए मोहर लगा सकता हूं कि आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल के रूप में मैं शामली का ही मामला रख देता हूं, जिस मामले को लेकर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हमने लिखा था कि शामली में एक युवक को पीट पीट कर मार दिया गया है, जो कि मोब लिंचिंग का मामला है, हमने उसको जो है बताया था। पुलिस को ऐतराज है कि आपने इसको पीट पीट कर मारा गया ये बताया, मोब लिंचिंग कहा, जबकि ऐसा मामला नहीं है। उसकी मृत्यु वो अपने घर पे हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं पाया गया कि उसकी मौत पिटाई से हुई है या उसके शरीर पर कोई चोट का निशान है। इसके लिए हम पर एफआईआर दर्ज कर दी है। यही खबर जो हमने जो लिखी थी कि शामली में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, वहीं का एक लोकल चैनल है चल चरित्र अभियान, उस चैनल को जो चलाता है वो एक हिंदू लड़का है। उसने लिखा था कि शामली में एक मुस्लिम युवक की मोब लिंचिंग में हत्या, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अखबारों ने लिखा कि पीट पीट कर हत्या, उन पर कोई एफआईआर नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके जो जर्नलिस्ट थे, जो पत्रकार थे, जो रिपोर्टर थे, वो हिंदू थे। तो यहाँ पर हमको सीधा निशाना बनाया गया, यानी जो खबर हिंदू पत्रकारों ने चलाई थी वही हम लोगों ने चलाई थी, वही हम लोगों ने लिखा था। उन पर कोई कार्रवाई नहीं और हम लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है, धमकी मिली है कार्रवाई की। एएसपी का खुद का यह बयान था कि हाँ, फिरोज नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। उनका ये बयान अमर उजाला अखबार में है। उनको अमर उजाला अखबार के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि उसके रिपोर्टर, उसके मालिक जो है वो हिंदू लोग हैं। हमें तो ये होता है कि इतने तो मुसलमान हैं कि लिंचिंग में मारे जाए, लेकिन दिक्कत यह है सबसे बड़ी कि बोलना है, क्योंकि जुल्म हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आए दिनों किसी न किसी की जो है लिंचिंग में हत्या कर दी जा रही है, आए दिन किसी न किसी को जो है फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जा रहा है, आए दिन किसी न किसी पर जो है फर्जी केस दर्ज कर दिया जा रहा है, आए दिन किसी न किसी को जो है उसके डीएम में घुसकर जो है रेप की धमकियां मिल रही है। अगर कोई मुस्लिम लड़की एक्टिविस्ट है, अगर वो सोशल मीडिया पर लिखने का काम करती है, वो समाज के मुद्दों को उठाती है, अगर वो मुसलमानों के मुद्दों को उठाती है, अगर वो अपनी कौम की पीड़ाओं को बयां करने की कोशिश करती है, तो उनको रेप की धमकियां दी जाती है, उनको सुल्ली बोली डील्स के जरिए उनको जो है जलील करने की कोशिशें की जाती है, और जो इस काम को अंजाम देते हैं उनको बेल पर रिहा कर दिया जाता है। देखिए, जो चुनौतियां जो फेस कर रहे हैं एफआईआर के बाद, वो यही है कि हम सबसे बड़ी जो हमारे सामने चुनौती है वो ये है कि कौन हमारे समर्थन में बोल रहा है और कौन हमारे समर्थन में नहीं बोल रहा है। इसको हम एक लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, जिनके पैर में अगर कांटा भी चुभ जाया करता था तो हम लोग लिखते थे, हम हैशटैग में शामिल होते थे, हम यहाँ तक कि प्रोटेस्ट तक में शामिल होते थे। लेकिन हमारे अगर मुस्लिम पत्रकारों पर जब कोई कार्रवाई होती है तो बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो नहीं बोले हैं, जो नहीं बोल पाए हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नहीं बोले हैं, जो नहीं बोल पाए हैं और बोलने की उम्मीद भी नहीं है। ये चीज़ हम देख रहे हैं। बाकी रही बात लीगली, तो हम अपने मामले को हाई कोर्ट में लेकर गए हुए हैं, जा रहे हैं इसको लेकर, और वहाँ पर हम इसको चैलेंज करेंगे, एफआईआर को रद्द करवाने की अपील करेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है कि लोकतांत्रिक मुल्क में आप एक पत्रकार पर, जो खुद एक लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, और आप उसी को उन वीडियो में कैद कर देना चाहते हैं जो गुलामी की जंजीरें कहलाई जाती है। आप उन पर जो है उन्हीं गोलियों से जो है उनको सीनों को छलनी कर देना चाहते हैं, जिनसे जो है अंग्रेज़ों को जो है यहाँ से भगाया गया था, जिनसे जो है जुल्म को जो है ख़त्म किया गया था, इस देश से गुलामी को ख़त्म किया गया था। आप अपने ही देश के नागरिकों को, आप अपने ही देश के जिम्मेदार नागरिकों, आप अपने ही देश के जो है जिम्मेदार मतदाताओं को, आप अपने ही देश के लोकतंत्र के चौथा पिलर कहे जाने वाले मीडिया का हिस्सा पत्रकारों को आप उन वीडियो में कैद कर देना चाहते हैं। तो ये बहुत बेहद शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। जब एफआईआर हुआ तो हमने फैमिली को नहीं बताया था कि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर हुआ है, लेकिन जब
न्यूज़ बनना शुरू हुआ तो वो उन तक पहुंचा, तो उन्होंने वो पोस्टर हम तक भेजे, वो न्यूज़ हम तक भेजकर हमसे सवाल किया कि क्या ये सही है। तो हमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से बाद में उन्होंने अपने स्तर पर वेरीफाई किया, कन्फर्म किया कि हाँ ये सही है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो फैमिली के लोगों का यही मैसेज था, यही एक था कि डरना नहीं है, हम साथ हैं, कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, बेफिक्र रहना। तो इस ये मैसेज घर के परिवार के लोगों की तरफ से आना एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे साबित होता है कि घर परिवार के लोग भी नहीं डरते हैं। उनको मालूम है कि कुछ गलत नहीं किया है, उनको मालूम है कि जुल्म पर लिख रहे थे, उनको मालूम है कि पीड़ित फैमिली उनसे मदद मांग रही थी और वो उनको मदद पहुंचाने के लिए उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। उनकी जो है जो दर्द था, जो दुख था, उनको जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। वो सरकार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करके सूचना देने वालों पर ही जो है कार्रवाई कर दी है। यानी जो मनोज झा ने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि शूट द मैसेंजर, तो ये बिल्कुल सही है कि संदेश वाहक को ही गोली मार दो। जो संदेश सरकार तक पहुंचा रहा है, जो सरकार तक जो है अपने मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सरकार और देश की जनता जो होती है वो एक गोल्ड की तरह होती है, और जो जर्नलिस्ट होता है, जो पत्रकार होता है, वो तांबे की तरह होता है। वो तांबा होता है जिसके बगैर जो है सोने को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो पत्रकार एक तांबे के रूप में काम कर रहा था कि वो सरकार की सूचनाएं जनता तक और जनता की सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था। लेकिन सरकार जी बुरा मान गई, उन्होंने जो है तांबे का जो रोल अदा कर रहे थे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि उनको मालूम है कि पत्रकार अगर हम तक कुछ कमियां या खामियां या हमारी सरकार में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है जो बिगड़ रही है, उनको हम तक इसलिए भेजते हैं कि ताकि ये वह सुधार सके, ये इनमें जो है कुछ अच्छी स्थिति जो है पैदा कर सके। लेकिन सरकार नहीं चाहते हैं, सरकार चाहते हैं कि लिंचिंग होती रहे, लोग मारे जाते रहें, और जो लिंचिंग करने वाले हैं उनको नेता बनता रहे, उनको हमारी पार्टी टिकट देती रहेगी। कभी वो लोकसभा पहुंचेंगे, कभी वो जिला पंचायत का सदस्य बनेंगे, कभी वो राज्यसभा पहुंचेंगे, और कभी कभी तो किस्मत से वो किसी स्टेट के जो है मुख्यमंत्री तक बना दिए जाएंगे।